तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। और एक भारत श्रेष्ठ भारत आज़ादी के अमृत उत्सव के साथ हम इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। और 10 दिवसीय इस वेबिनार का जो आयोजन हुआ है सीरीज का, इसमें आज हम 9वें सत्र में आज आप सभी के साथ फिर उपस्थित हैं। और आज हम बहुत ही गौरवान्वित है कि हमारे साथ बहुत ही महान व्यक्तित्व जैसे यश मिश्रा सर, विकास त्यागी सर और उनके यहाँ से जो बच्चे जुड़े हैं, वो आज हमारे बीच अपने जो मत है उनको प्रस्तुत करेंगे पर्यावरण के विषय में। तो आज के इस वेबिनार को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले यश मिश्रा सर को आमंत्रित चाहूंगी कि वो आज के इस सीरीज 9 यानी कि वेबिनार के 9वें सत्र में अपने विचार पर्यावरण संरक्षण और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए प्रस्तुत करें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये कहना चाहूंगी कि पौधा जो लगाया तुमने उसको कभी संभाला है क्या? पौधा जो लगाया तुमने उसको कभी संभाला है क्या? किस हाल में है, हरा या सूख गया, जाकर दोबारा देखा है क्या? फोटो खींची, सोशल मीडिया पे मचाया शोर, ऐसे पर्यावरण सुधरता है क्या? तो हमारे बीच जो यश सर हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस पूरी कहावत को गलत साबित किया है। और ये इन्होंने जो भी अब तक पौधे लगाए हैं और जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया है, उसको केवल एक बार नहीं, उसे पलट के बार-बार देखा है और बार-बार उन्होंने जितने पौधे लगाए उनको जीवित रखने के लिए कई प्रयास किए हैं। और ये ऐसे निरंतर सतत प्रयास करते रहते हैं, सबको जागरूक करते रहते हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यश सर कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। यू आर वेलकम सर टू शेयर योर स्पीच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है ना? बराबर आ रही है? यस सर। ओके ना? तो आज मुझे आप लोगों ने बुलाया इस वेबिनार में, बहुत आभारी हूँ। और मैं लोगों को अवेयर करने के लिए हर जगह पे जाके काम करता हूँ। और मेरा मुख्य काम है पर्यावरण के विषय पे है। और दूसरा मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, उस पे रिसर्च करता हूँ नेचुरल फार्मिंग पे। आज जो हमारे यहाँ देश में स्थितियाँ बिगड़ रही है खान पान के कारण, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि लोगों का हेल्थ कैसा हो। तो आज जो मुझे दिया गया जो आज का विषय है, ये नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के दिया गया है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत कम समय है, उतने समय में पूरी बात को कहना संभव नहीं है। लेकिन तो भी मैं शॉर्ट में बहुत सारी चीजों आपको जानकारी देना चाहूंगा कि भारतवर्ष में हमारी जो 3 प्रकार की खेती होती है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं रासायनिक खेती होती है, दूसरी होती है जैविक खेती और तीसरी खेती होती है प्राकृतिक खेती, मतलब नेचुरल फार्मिंग। ये हमारे देश की परंपरागत खेती है। पुरातन समय से भारत में ये खेती करते आए हैं लोग यहाँ पे, लेकिन 200 वर्षों से हम ये खेती को भूल चुके हैं किसानों के लिए। तो इस खेती के बारे में मैं आपको बताऊंगा जानकारी कि जैसे रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती में जो सारी चीज केमिकल्स हैं, रसायन युक्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। मैं एक लाइन पे ही बनाना चाहूंगा। दूसरा जो जैविक खेती है, जैविक खेती भी प्राकृतिक खेती की तरह है, बट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है। लेकिन जो हम तीसरी खेती, जो परंपरागत खेती के बारे में बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, ये हमारे भारत की खेती है और जो लो कॉस्ट पे है और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो ये इस खेती में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी देसी गाय। 3 चीज मुख्य चीज है इसमें, हमारी देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और सीड। आज मैं इन तीनों विषय पे ही आप सभी लोगों से बात करूंगा। अभी यहाँ सारे बच्चे जुड़े हैं, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ। तो आप देखते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी जो है वो बोलती है बच्चे दूध पी लो, दूध पी लो, इसलिए कि आपका हेल्थ अच्छा हो। दूध में कैल्शियम है, प्रोटीन है, जो हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कौन सी गाय का दूध पीना है हमको पता नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमको भूख लगती है या मम्मी जब खाना बनाती है तब हमको बोलती है बेटा वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी नहीं खाना है। मम्मी बोलती है बेटा दाल पी लो, हमको दाल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें बहुत प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है दालों में। लेकिन हम दाल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। तीसरी बात, और हम आते हैं पौधों के ऊपर में कि ये प्लांट का क्या वर्किंग होता है हमारा। प्लांट जो है, पौधे है, वो एक सीड है। जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है सीड का, एक सीड होता है बीज,
बीज से जर्मिनेशन आता है, छोटे पौधे बनते हैं, बड़े होते हैं, उसमें फ्लावरिंग आते हैं, उसमें फ्रूट्स आती है, जैसे सब्जी है या फल है, वो सारी चीज़ें उसपे आती है। उसके बाद हम उनको उसको उपयोग करते हैं, फिर वो बाद में फिर बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसको फिर से बीज के रूप में लगा के पौधे बनाते हैं। ये एक पौधे का लाइफ़स्टाइल है टोटल इसमें। और अब हम आते हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में। नेचुरल फार्मिंग जो है टोटली हमारी जो भारत की जो पुरातन मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि देसी गाय का गोबर, गाँव में देसी गाय का गोबर होता है, तो गौमूत्र होता है, इससे ही खाद है, जीवामृत एक बनाया जाता है खाद है, जीवामृत होता है और आपका घना जीवामृत होता है। इसी गोबर गौमूत्र के माध्यम से हम बना के इसको खेतों में डालते हैं। तो जब ये खेतों में जब ये हम खाद का प्रयोग करते हैं, तो इसके सबसे कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी को म्यूट करिए। साउंड आ रहा है, कोई नरेंद्र से साउंड आ रहा है। तो जब हम तिवारी सर आप हाँ, ठीक है, ठीक है। हो गया तो सर, जब आप कंटिन्यू करिए। ओके, ओके। जब देसी गाय का गोबर, गौमूत्र हम प्रयोग करके जीवामृत या घन जीवामृत के माध्यम से जब हम अपने खेतों में डालते हैं, तो हमारे देश में देसी केचुए अवेलेबल है। आज आप देखते होंगे वर्मी कंपोस्ट ये सब, ये स्नोफिटोडा है। ये काफ़ी हानिकारक है और सिर्फ़ अच्छी चीज़ों का ही सेवन करते हैं। लेकिन हमारे देश में ज़मीन में 10 से 15 फीट अंदर में देसी केचुए हैं। अब जैसे ही हम गोबर और गौमूत्र से बने खाद को डालते हैं, तो वो केचुए नीचे से ऊपर की ओर आते हैं और फिर नीचे से दिन में कम से कम 30 बार ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारा जो लैंड है वो टोटली परफोरेटेड हो जाता है। तो जहाँ भी नेचुरल फार्मिंग होती है, वहाँ कितना भी पानी आ जाए, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट बता रहा हूँ कि गाँव में आप देखेंगे आजकल वाटर लेवल गिर रहा है, लेकिन जैसे ही आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, आपका वाटर लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जो केचुए अर्थवॉर्म्स मैंने ज़मीन में होल किए हैं, उस होल से पानी सारा नीचे चला जा रहा है और हमारा वाटर लेवल बढ़ रहा है। और दूसरा जो हमारी खेती के लिए जो खेत में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती खेती के लिए, उनको नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो वो मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, तो आपका फसल बहुत जो भी आप क्रॉप्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, पैडी कुछ भी आप लगाते हैं, तो वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा कि हमारी जो सॉइल है, जैसे हम यूरिया है या डीएपी है या दूसरी चीज़ें हम पेस्टिसाइड डालते हैं, तो हमारे लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। तो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रोन्स होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो अभी जब भी आप किसी खेत में आप जाएँगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बैक्टीरिया है नहीं तो मिट्टी कड़ी हो गई है। सॉइल एकदम कड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा उसको जुताई करना पड़ता है। इसलिए पानी जो भी खेत में आता है उनके या तो भर जाता है या फिर बह जा के नदी में मिल जाता है, तो हमारा जो वेस्ट है, वो भी खराब हो रहा है। दूसरा इसमें जो पेस्टिसाइड होती है नेचुरल फार्मिंग जो पेस्टिसाइड बनती है, ये आपके नीम के पत्ते हैं, सीताफल के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते, उससे पेस्टिसाइड बनाया जाता है जो नेचुरल है, किसी प्रकार का हानिकारक नहीं होता है वो। तो इसमें जब हम स्प्रे करते हैं तो वो जितना भी एक्सेस बचता है वो खाद बन जाता है हमारे लिए और कीड़ों के लिए भी किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एयर जैसे कोई भी पेस्टिसाइड केमिकल फार्मिंग में यदि कोई पेस्टिसाइड डाल रहा है, तो सबसे पहले वो एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है। उसके बाद हमारे लैंड को पॉल्यूटेड कर रहा है। तीसरा हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर रहा है क्योंकि ज़मीन में गिर रहा है तो मिट्टी के माध्यम से पानी से नीचे चला जाता है वो। वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो नेचुरल फार्मिंग में इतना सारा नुकसान होता है। तीसरी चीज़ है मैं डिफरेंस बताता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग से जो प्रोडक्शन निकलता है और मैं सीड पे आता हूँ, इसके बाद मैं दोनों पे जाऊँगा। हम लोग जो सीड यूज़ करते हैं, जो हमारे नेचुरल फार्मिंग में वो देसी सीड होता है कि आप अपना फार्मिंग से ही सीड खुद बनाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी सीड होगा। लेकिन जैसे ही हम केमिकल फार्मिंग की तरफ में जाते हैं तो जीएमओ सीड आता है। तो बहुत सारे लोग जीएमओ सीड, जीएमओ फूड के बारे में जानते होंगे। जेनेटिक मॉडिफाइड सीड होता है। सपोज़ कोई टमाटर है, टमाटर पे उसमें जीन डाइवर्ट करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या किसी फीमेल का जीन डाल देंगे या किसी चूहे का जीन या केकड़े का जीन उसमें डाइवर्ट कर देते हैं। तो टमाटर की क्वालिटी क्या होती है कि वो ग्रोथ करेगा। लेकिन टमाटर का जो मुख्य तत्व होता है, भारतवर्ष में जितने भी प्रकार की सब्जियाँ हैं, वो हमारी दवाई है, इसलिए हमारे हर मौसम में अलग-अलग सब्जियाँ होती है। उसी तरह भिंडी का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। भिंडी हम लोग सभी लोग खाते हैं,
तो जब भी भिंडी का काम है हमारी बॉडी का लुब्रिकेशन को ठीक करना। लेकिन अभी आप देखने में आता है कि जब भी 20 साल का, 25 साल का कोई यंग लड़का है, उसको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, क्यों हो रहा है? हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा जो फूड है वो हमने डिस्टर्ब कर लिया है। भिंडी का मुख्य काम है कि हमारे शरीर का लुब्रिकेशन को ठीक करना। लेकिन जैसे ही हम जीएमओ सीड मार्केट में आप कहीं भी जाएँगे वेजिटेबल्स मार्केट में, उनको आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने प्रोडक्शन से मतलब है। तो वो क्या करते हैं जीएमओ सीड लाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड। तो सपोज़ उन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड सीड से जीएमओ सीड से भिंडी को उगाया, उसका नतीजा होगा भिंडी तो बहुत आएगी, प्रोडक्शन वो बिल्कुल नहीं करता है और उसका नतीजा होता है कि वो हमारे पेट में जाता है और उसका मेन काम जो जीएमओ सीड से जो भी क्रॉप्स आ रहा है, उसका काम है आपका डेवलप करना अंदर में। तो हमारे शरीर के अंदर स्टमक में जाके एक नया सेल्स डेवलप करता है और वही जो है सेल्स कैंसर सेल्स जनरेट हो जाता है। आजकल जो कैंसर की जो समस्या बढ़ रही है, पेस्टिसाइड, यूरिया से भी ज़्यादा खतरनाक होके हमारे जीएमओ सीड में आ गई है। और हमारे भारत में किसी भी सरकार ने कभी इसमें ध्यान नहीं दिया। हरित क्रांति के समय में हमारे देश में भुखमरी की स्थिति थी। उस समय हमारे लिए ज़रूरी था कि केमिकल्स हम बनाएँ, उसका उपयोग करें। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारे देश में गेहूँ का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग बोलते थे कि यदि हम बोरियाँ छलनी लगाएँ तो चाँद तक पहुँच सकती है। पुराने लोग जानते होंगे, यह कहावत ये चलती है। तो हरित क्रांति आने के बाद ये सब चीज़ों को, ग्रीन रेवोल्यूशन को बंद कर देना चाहिए था हमारे देश में, क्योंकि खाद्य की आत्मनिर्भरता आ चुकी थी। चूँकि इसमें एक बड़ा एक विश्वव्यापी षड्यंत्र भारत में चालू हुआ कि 1950s के बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो जितनी भी कंपनीज़ जो बम बना रही थी, बंदूकें बना रही थी, गोलियाँ बना रही थी, उनका पूरा काम बंद हो गया। वो कंपनियाँ सब बंद होने की कगार पे आ गई। तो आप देखिए मोंसेंटो है, बायर्स है, जेनसेंटा है, ये सारी कंपनी मल्टीनेशनल्स हैं। ये क्या बना रही हैं? ये सारे रासायनिक पेस्टिसाइड बना रहे हैं, रासायनिक खाद बना रहे हैं और सबसे मुख्य बात है कि जीएमओ सीड बना रहे हैं ये। और ये सीड ऐसे होते हैं कि आप जब लगाएँगे, उनको जर्मिनेट करना है तो केमिकल डालिए, उसको बड़ा करना है तो केमिकल डालिए, उसमें फ्लावरिंग करना है तो केमिकल डालिए, उसमें फ्रूटिंग करना है तो केमिकल डालिए। मतलब ये एक मैकेनिकल तरीके से बना दिया गया है पौधे को, जिससे हमारा नेचुरल जो पौधे में क्वालिटी था वो खत्म हो गया। और इसी से हमारी इतनी सारी बीमारी है, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, लंग्स या हार्ट की जो बीमारी, इन्हीं सब के कारण आ रही है। और आप जब इसका आप सर्च करेंगे तो यही कंपनियां जो है, ये आगे जाके ये कैंसर और इन बड़ी बीमारियों की मेडिसिन बना रही है। एक पूरा भारत की कृषि को खत्म करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा षड्यंत्र बनाया गया, जिससे हमारे यहाँ की खेती खत्म, लोगों का स्वास्थ्य खत्म हो गया। पहले आप लोग देखेंगे कि लोग 100 साल तक जीते थे। आज लोगों की एज 50, 60, 70 से ऊपर नहीं है। लोग 40 के बाद हेल्दी नहीं रहते। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ये जो हम रासायनिक खाद से उत्पादित जो खा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, अभी मैंने बच्चों से बात की कि आप दूध, मम्मी बोलती है दूध नहीं पीते हैं। बच्चे दूध इसलिए नहीं पीते हैं कि उसमें स्वीटनेस नहीं है। अभी आप देखेंगे जितने भी मार्केट में डेयरी में दूध आ रहे हैं, वो सारा डेयरी से आता है और वो डेयरी में जर्सी गाय होती, विदेशी गाय जो होती है, वो गाय को लाया जाता है और उन गाय से 50 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर ऐसा दूध निकलता है। उनको इतने इंजेक्शन दिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा जहरीले इंजेक्शन दिए जाते हैं, वही दूध के रूप में निकलता है और हम उसको पीते हैं। वो दूध होता है A1 मिल्क। हमारे यहाँ 2 तरह का मिल्क होता है, A1 मिल्क, A2। लेकिन जब हम सोचते हैं A1 लिखा हुआ है तो दूध बहुत ही बेहतर होगा वो। लेकिन वो A1 जो जर्सी गाय से हमारे डेयरी वगैरह से दूध आता है, उसमें आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको बीपी और शुगर की बीमारी कंपल्सरी आपको होगी। उसी तरह हम देसी गाय में जब आते हैं, जब आप देखते होंगे रोड में जो गाय घूमती, सड़क पे घूम रही दुबली-पतली सी, वो गाय होती है हमारी देसी गाय, A2 मिल्क होता है उसमें। उसके दूध में सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें स्वीटनेस होती है और हमारे शरीर के लिए उपयोगी जितने भी पोषक तत्व हैं, वो उसमें सारे पाए जाते हैं। तो बच्चे, यदि कोई भी बच्चे उस तरह का A2 मिल्क पीते हैं, तो उनको दूध पीने में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स को ही नहीं मालूम है कि देसी गाय क्या होती है और
A1 मिल्क क्या होता है, जर्सी गाय में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो जब भी आप देसी गाय आप देखेंगे तो उसके पीठ में कुबड़ होता है और गले में गलकम जैसे सॉफ्ट होता है, वो देसी गाय होती है। और इस देसी गाय की खासियत होती है कि 1 से 1.5 से 2 लीटर से ज्यादा ये दूध नहीं देती। इसलिए भी लोग इसको रखना नहीं चाहते हैं और बाहर का, इसी देसी गाय से ही हम खेती करते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घना जीवामृत बनाते हैं और उससे ही हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं उसमें। तीसरी बात, हम इसमें बात कर रहे थे आपका कि वाटर लेवल की बात कर रहे थे कि जब हम एक खाद डालते हैं तो परपोरेटेड द लैंड, तो ये लैंड में जब पानी नीचे जाता है तो आप जहां भी देखेंगे, जहां पे भी नेचुरल फार्मिंग हो रही है वहां पे वाटर लेवल बढ़ जाता है। इकोसिस्टम, नेचुरल फार्मिंग का सबसे बढ़िया फायदा बताता हूँ कि जो हमारा रिसर्च सेंटर है, मॉडल फार्म खजरी है, एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है हमारा जहां हम इस पे रिसर्च करते हैं। वहां पे आप जाएंगे और दूसरे जो केमिकल फार्मिंग होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस दिखता है। आप हमारे यहाँ जाएंगे खेत में, जहाँ पे हमारा रिसर्च वर्क चलता है, कि वहां आपको सांप मिलेंगे, नेवले मिलेंगे, वैरायटीज मिलेगी बर्ड्स की, बहुत सारे आपको प्रकार के कीड़े मिलेंगे। लेकिन जस्ट अपोजिट, हम जब केमिकल फार्मिंग के किसी भी फॉर्म में जाते हैं तो वहां ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है एकदम बैलेंस किया हुआ, भगवान के द्वारा बनाया गया है। इससे ही हमारा खेती की सुरक्षा भी होती है। जैसे आपके खेत में सांप है, खेत में चूहे भी बहुत होते हैं, लेकिन चूहे बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तो वो सांप उसको कंट्रोल करता है, सांप को नेवला कंट्रोल करता है। बहुत सारे कीड़े होते हैं, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, पक्षियाँ भी 2 प्रकार के होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन कीड़े हैं वो वेजि चलो वहाँ का एनवायरनमेंट, जब वहाँ से आप कोई भी वेजिटेबल्स आपकी बनती है या फ्रूट्स है या ग्रेन्स, पल्सेस, पैडी, कोई भी चीज यदि आप इसको उपयोग करते हैं तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। इसलिए बच्चों को आप कहीं भी नेचुरल फार्मिंग मॉडल फॉर्म है, आप वहां पर लेके जाइए बच्चों को और आप बताइए कि ये किस तरह की चीजें हैं, कैसी खानी है, क्या है। तो ये बहुत सारी ये बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई, ज्यादा क्योंकि समय नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि एक पानू सर से कि हम एक वीडियो भी दिखाएं, जिससे हम बहुत अलग अलग तरह से हम वर्क कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए प्लांटेशन प्रोग्राम भी हम करते हैं यहाँ पे। एक हमारा बहुत बड़ा ग्रुप भी है। इंडिविजुअल मैंने लगभग 50,000 प्लांट खुद ही प्लांटिंग किए और आज वो जिंदा है बहुत बड़े वृक्ष के रूप में। ऐसा हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। तो एक मेरा नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड एक वीडियोस है, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी तरह एक इसको सेवा के रूप में लेके आप एक सोसाइटी में रोल मॉडल बन सकते हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक वीडियो जरूर प्ले करें हम। जी सर, प्ले कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। ओके। सर ये वीडियो थी ना? हाँ यही वाला वीडियो है। जी सर।
थैंक यू। और ये वीडियो बंद करेंगे। तो इस तरह का हमने एक वर्क स्टार्ट किया। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। है ना? तो आपने हमारे जो मॉडल फॉर्म है उसमें देखा होगा कि जो भी प्लांट्स लगे थे उसके बीच में येलो येलो कलर का कुछ दिख रहा होगा आपको। तो ये हम एनवायरनमेंट बचाने के लिए, दिल्ली में आप देखिए जो पलारी लोग जलाते हैं उसके कारण कितना पॉल्यूशन बढ़ता है और कितना दिल्ली कई दिनों के लिए बंद हो जाती है। वो जो येलो है वही पलारी है और हमने उसको एक मल्चिंग का नाम आपने सुना होगा। तो मल्चिंग के द्वारा हम उसमें वो पलारी को हम रखते हैं, उसमें सूखे पत्ते का भी जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, हमारे फार्म से बाहर नहीं जाता है। उसको हम पौधे के बीच में डालते हैं, उसके ऊपर से ही खाद और हम पानी दे देते हैं। तो हमारा उत्पादन के साथ में जब भी ये प्रोसेस हो रहा है, उसके साथ में ये भी खाद बनता चले जाता है। और ये मल्चिंग का इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि सबसे पहले कि जब आप फार्मिंग करते हैं, तो इसमें आपको पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। और तीसरा जब आप इसमें नीचे आप कुछ समय के बाद खोदेंगे तो आपकी वहां की सॉइल रेड कलर की हो जाती है। तो वो उसमें जितने भी 108 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उस जगह पे उपयोग हो जाते हैं। ह्यूमस बोलते हैं, वहां पे उस एरिया में ह्यूमस क्रिएट हो जाता है और पौधों को नेचुरली जितने भी पोषक तत्व उनको जो जरूरत होती है वो वहां से पौधों को मिल जाती है। तो ये टोटली ये नेचुरल फार्मिंग से जो भी उत्पादित चीज आप खाएंगे, चाहे फल है, मसाले हैं, सब्जियां हैं और व्हीट है या पेडी जो भी निकलता है चावल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद करता है। और आगे भी जब आप सभी लोग से, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर लेके आपके कुछ भी क्वेश्चन करना है या हमारे मॉडल फॉर्म में विजिट करना है, आप आके देख सकते हैं कि क्या है। हम बताते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है और इससे क्या फायदे हैं। तो जो इतनी बीमारियां हमारे सोसाइटी में फैल रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां, सिर्फ हम इस खेती को बदलने से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो समय कम है, थोड़ा समय भी मैं ज़्यादा ले लिया हूँ। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातें गौर से सुनी, समझी और मेरे हमेशा बहुत बड़े-बड़े समय के सेशंस होते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे सेशन भी अटेंड करें और हमारे मॉडल फॉर्म भी ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस सर, वो बहुत प्राउड हो रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं और आपने इतनी अच्छी एक्टिविटी जो आप करते हैं उसे हम सबसे शेयर किया। और मैं आप सभी को बता दूं कि यस सर जो है वो नेचुरल फार्मिंग ट्रेनर और रिसर्चर भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड एक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में श्री विकास त्यागी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक ग्रुप के फाउंडर है, डायरेक्टर है। और सर हमारे बीच जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से हैं और सर जो है काफी प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने कार्यों से। नरेंद्र तिवारी सर ने भी आपके लिए जो बातें कही, वास्तव में सर आप
प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए। आपसे लोग सीखें और आगे बढ़े, इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि आप अपने जो उद्बोधन है वो प्रस्तुत करें। वेलकम सर। धन्यवाद पूनम जी। नमस्कार सभी को। और आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। एक मिनट। यस सर। सर जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से लेफ्ट करके फिर से रीजॉइन कर रहे हैं। आप सभी काइंडली थोड़ा सा वेट करें, सर हमारे बीच फिर से जुड़ रहे हैं। जब तक चाहे, यदि सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। जी, आप सभी के जो भी प्रश्न हैं आप यस सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर है रेडी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे सर। यस मिश्रा जी, मैं मनेंद्रगढ़ कोरिया से सतीश उपाध्याय इको क्लब समन्वयक हूँ। सबसे पहली बात है कि इस रासायनिक खाद के प्रचलन में आप यानी एक तूफान के विरुद्ध काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी मुझको जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर खंजरी में आपका ये अभियान चल रहा है। मैं ये जानना चाहता था कि हमारे जो ये हाइब्रिड जो बीज हैं जिसमें पपीता वगैरह बड़े बौने कद में खूब फलते हैं, तो ये पपीते में भी जो है आने वाले समय मतलब यदि हम यूज करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, कैंसर जैसे सेल्स वगैरह विकसित होंगे? देखिए, ये मल्टीनेशनल कंपनीज की साजिश है कि हमारे भारत से सीड खत्म हो जाए, जैसे स्थिति चल रही है। तो ये हम चाहेंगे कि कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी देसी सीड मिलता है तो आपको उसको ग्रो करके लोगों को बांटिए। जी ओके सर। विकास सर हमारे बीच जुड़ गए हैं और बाकी जिनके भी जो प्रश्न है सब सोच के रखें। यस सर से आप इस सेशन के एंड में भी कर सकते हैं। विकास सर हमारे बीच उपस्थित है और हम चाहते हैं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। विकास सर। तो नेटवर्क इशू था, यहाँ मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, शायद इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। माफी चाहूंगा। आवाज आ रही है क्लियर? जी जी ओके, धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज 9वां सत्र है, उसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और स्पेशली धन्यवाद करता हूं मैं और पानू हल्दर सर का, जो कि हमेशा हमारे सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। लगभग जब से मैं यहाँ पे आया हूँ छत्तीसगढ़ की धरती पे लगभग 18 वर्ष हो गए और मेरे ख्याल से इतने ही वर्षों से मैं उनको जानता हूँ और हमेशा मुलाकात होती रहती है हमारे किसी साइंस एग्जीबिशन में, मॉडल कंपटीशन में, जो व्यापार मेला में, और काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा उनसे खुश रहते हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और हमेशा ही वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें और ज्ञानवर्धक चीज़ें हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा की लाइन में अभी लगभग 18 वर्षों से ही हूँ, 18-19 वर्षों से, लेकिन उससे पहले मैं होटल लाइन में था। 11 वर्षों तक मैंने होटल लाइन के साथ जॉब किया। टाटा की जो ग्रुप है ताज, उसमें भी रहा। वहाँ पर भी पौधारोपण काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि आपको मालूम है जो मिस्टर रतन टाटा है वो इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और हम लोग इतने ज़्यादा वहाँ पर और 5 जून के दिन इतने ज़्यादा उत्साहित रहते थे कि हमारी एक टीम डेवलप हो गई थी वहाँ उस एरिया में। उस समय मैं खजुराहो में था, ताज चंदेला होटल है, 4 साल तक मैं वहाँ रहा। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बहुत बड़ा किया था, हमारे जीवन में बोला कुछ विशेष करो। तो मेरी कुछ इस तरह की हॉबी थी कि मैं इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो हमने वहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया, उसको हमने जगह-जगह मोहल्लों में, चौक पे वो किया, जिसमें पर्यावरण जागरूकता के अभियान चलाए। तो काफ़ी खुश हुए और ये सारी प्रोजेक्ट बना के, फाइल बना के हमारे जीएम ने, उस समय मैं एग्जीक्यूटिव था वहाँ पे,
तो जनरल मैनेजर ने वहाँ पे हमारी फाइल भेजी थी ऊपर बॉम्बे, तो उसमें वो पास हुई और उसमें हमें जो देश से कुल 54 लोगों को अवार्ड दिया जाता था विशेष कार्यों के लिए, तो मुझे भी रतन टाटा जी से अवार्ड मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये 2003 की बात है और तब से और भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए फिर मेरा लगाव बढ़ गया और हमेशा जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़े रहे। अब मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल ग्रुप में आया, तो उस समय मेरे को जब स्कूल था वो थे वहाँ पर पौधे लगभग 20-25 पाम ट्री थे और 2-4 आम के और अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, लगभग 30-40 पेड़ थे। लेकिन आज की तारीख में हमने वहाँ पर लगभग 370 पेड़ कर लिए और सभी पेड़ हैं जिन पे फलदार हैं, जिसमें आम है, अमरूद है, जामुन है, अनार, चीकू, बेल, नीम, बेर, अंजीर, पपीता, सिंदूर, शीशम, कटहल, नींबू, लीची, आड़ू, इस तरह के बहुत सारे हैं। इसके अलावा शहतूत भी है। शहतूत के बारे में स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने वो शहतूत का पेड़ लगाया था। उस समय उसकी हाइट लगभग 3 फीट के करीब थी। 3 फीट का पौधा मैं रायपुर से लेकर आया था, मेरी सिस्टर ने दिया था। 2 पौधे थे और अभी 2 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था और स्कूल में 2, ये इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग उनको रख-रखाव कर सकते हैं। बस यही बात है। और शुरू में पूनम जी ने कहा भी कि पौधों को सूखने नहीं देंगे, वही चीज़ जज़्बा मेरे अंदर भी था लगन के साथ मैंने। तो क्या हुआ कि शनिवार का दिन था, वो स्टाफ आके अपना गुड़ाई करके चला गया उसका, और संडे के दिन आते नहीं है स्टाफ, छुट्टी रखते हैं, तो संडे के दिन मेरी आदत है हमेशा जाने की स्कूल, तो गार्डन में घूम रहा था तो देखा वो पेड़ मुरझा गया है। फिर मैंने पाया कि उसके नीचे भी जमीन जो जहाँ पर वो जड़ है उससे थोड़ा सा किनारे में एक छेद बिल बना हुआ है। तो मैं समझ गया ये जो गुड़ाई की वजह से नहीं, वो किसी और वजह से हुआ है। तो फिर मैंने उससे मिट्टी हटाई, देखा वहाँ पर वाकई में बिल था। फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैंने कहा ये पेड़ तो हो जाएगा। अगले दिन जब मैं आया तो बिल्कुल वो सूख चुका था, पेड़ पत्ते बिल्कुल सूख चुके थे। फिर मैंने उनसे कहा, स्टाफ से पूछा भई क्या करना है? तो वो सलाह देने लगे, सर ये नया पेड़ लगा देंगे एक उखाड़ के। तो मैंने कहा नहीं, एक बार कोशिश करते हैं, इसको ही अगर कुछ हो जाए। तो उसके अंदर और मिट्टी डाली, खाद डाली और काफ़ी सारा पानी दिया। तो उससे 3-4 दिन बाद देखा तो कुछ नहीं हो रहा था। फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने क्या किया, उसकी ग्राफ्टिंग कर दी। तो जो पेड़ जो लगभग 7-8 फुट का था, उसको हमने 1.5 फुट का कर दिया उसको ग्राफ्टिंग करके। ग्राफ्टिंग करने के बाद हमने 10-15 दिन बाद देखा कि उसमें अंकुरित हो रही थी हल्की-हल्की पत्तियाँ, तो वो पेड़ जी गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक पेड़ को बचाया। मतलब ये इसीलिए मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि पेड़ सूखा है या नहीं जी पाएगा, गर्मी की वजह से मुरझा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये लास्ट पिछले 15 वर्षों से हम लोग अपने बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और अक्सर जो फॉरेस्ट विभाग जो कार्यक्रम करता है हमारे जिले में, उसमें हमेशा वो मेरे को जोड़ लेते हैं अपने साथ उस आयोजन करने के लिए, सहयोग के लिए। तो इस बार भी हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम किए, उसके साथ-साथ ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया जिसका फर्स्ट राउंड हो चुका है अभी, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता हुआ था। इसके अलावा पिछले वर्षों में, क्योंकि इस वर्ष अभी आपको पता ही है लॉकडाउन है, तो संभावना नहीं था कि ऑफलाइन हो सके, तो ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई, जिसमें इस बार मैक्सिमम एंट्रीज हमारे पास 230 के करीब एंट्रीज आई पूरे जिले से, जिसमें विभिन्न वर्गों में ये आयोजित किया गया था और काफ़ी बढ़-चढ़ के हुए। अभी सेकंड राउंड के लिए हमें उसको करना है, उसके बाद फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड होगा, कलेक्टर द्वारा सबको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। काफ़ी बच्चे मोटिवेट होते हैं, खुश होते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी उनको मिलती रहती है। इसके अलावा हम रंगोली कंपटीशन हर साल, और जिनका विषय बेसिकली पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित रख सकें। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो इकोसिस्टम रीस्टोरमेंट, इसी पे मेन हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ संवारने वाली बात हमेशा करते हैं। इसके तहत हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं बीच में। मैं पानू सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। बीच-बीच में वो अपनी टीम को लेके हमारे जिले में आते थे और नुक्कड़ नाटक कराते थे, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों को भी वो लेते थे। कई बार प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम भी कराए गए। अक्टूबर के माह में भी फिर एक वाइल्ड लाइफ वीक होता है, जिसमें वन विभाग वाले आए, उसमें भी हम लोग पूरे जोश के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आज से 5 साल पहले दैनिक भास्कर जो हमारा न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें पर्यावरण हितैषी संस्था, जिसमें हमारी टीम को फर्स्ट प्राइज मिला था और हमें श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी द्वारा फर्स्ट प्राइज इसमें दिया गया था उस कार्यक्रम में। तो बहुत सारी उपलब्धि इस तरह से हम धीरे-धीरे कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करना हमारा मेन उद्देश्य रहता है।
इसके अलावा हम लोग जैसे अब बरसात आ रही है तो सीड बॉल्स बनवाते हैं बच्चों से, सीड बॉल फिर वो ले जाके अपने घरों में ले जाके जहाँ पर भी वो जाते हैं जंगलों में या पिकनिक बनाने, वहाँ पर वो छोड़ देते हैं उनको, तो वो अपने आप उग जाते हैं। बर्थडे पे भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हर शिक्षक को, बच्चों को जो है कोई ना कोई प्लांट गिफ्ट किया जाए, क्योंकि वन विभाग जो है हमारा यहाँ निःशुल्क पौधों वितरण करता है, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे पौधे भी होते हैं जो कि फलदार भी रहते हैं और काफ़ी। अब मैं आता हूँ कि जो अभी हमने रिसेंटली बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट किया है, जिसमें लगभग हमारे 8 स्कूल के 8 मेंबर जुड़े, और आपको बताना चाहूँगा इसमें पूरे देश की लगभग कुल जो है 64 स्कूल्स जुड़े। 64 जो स्कूल थे वो जुड़े, जिसमें मैक्सिमम दिल्ली के थे, देहरादून, चेन्नई, हैदराबाद और भी कुछ 22 सिटी लगभग ऐसे थे जिनके वो जुड़े 64 स्कूल, और उसमें 450 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उनको 400 लगभग 34 टास्क करने थे, वो 1 महीने तक चली एक्टिविटीज। उसमें हर हफ्ते में कोई ना कोई एक्सपर्ट आते थे, कुछ विशेष बातें बताते थे, और हमारे लिए ये चयन प्रक्रिया उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मैं अक्सर अपनी जो एक्टिविटीज है फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल देता था, तो मैंने पूछा कि भाई हमारा स्कूल तो एक छोटे से जिले में एक छोटा सा स्कूल है, तो आपने इसका चयन कैसे किया? पूरे राज्य में हमारा इकलौता स्कूल है जिसको चयन कर लिया। बोला आपकी एक्टिविटीज को देखकर हमने ये सारे चयन किया। तो इससे ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमें रिकॉग्नाइज किया गया। आप फेसबुक में देख सकते हैं वेस्ट वॉरियर नाम से, इसमें हमारी टीम का भी नाम आ रहा होगा, वेस्ट वॉरियर के नाम से देखेंगे तो हमने उसमें 20वां स्थान प्राप्त किया टोटल 64 टीम्स में से। तो ये बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। और मैं चाहूंगा इस टीम के हमारे जो टीम लीडर थे राज कौशिक, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लॉकडाउन के दौरान भी बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इन्होंने काफी सर्वे भी किया, और उसके साथ साथ हमारे एक्टिव मेंबर जो कि है सृजन केसरी, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों आज हमारे साथ उपस्थित हैं। अब पहले मैं चाहूंगा कि राज अपनी इस जो यात्रा थी, इस ग्रीन गुरुकुल चैलेंज, इस प्रोग्राम का नाम था जिसमें देश के 64 स्कूल जुड़े, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ओके सर, एवरीबॉडी गुड इवनिंग। मेरा नाम राज कौशिक है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज में हमने क्या क्या किया, कहाँ सर्वे किया हमने, और इस टीम चैलेंज का नाम था ग्रीन गुरुकुल चैलेंज, और हमने क्या क्या किया मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आज बात करने वाला हूँ कंपोस्ट के बारे में, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट आप कैसे बना सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं, आप जमीन खोद कर भी बना सकते हैं और टब में भी बना सकते हैं। टब में आपको बस नीचे से छेद करना पड़ेगा, बाकी सेम प्रोसेस है। आपको जमीन में सबसे पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर आपको सॉइल की लेयर होगी, आप जानते ही हैं गड्ढा खोदने के फर्स्ट लेयर सॉइल की होगी। सेकंड लेयर आपको सूखे पत्ते डालना है, क्योंकि सूखे पत्ते में नाइट्रोजन होता है। और थर्ड लेयर में आपको जो किचन से सब्जियों के छिलके छोटे मोटे पीस बच जाते हैं उसमें डालना है आपको, या फिर सब्जी नहीं है तो हरे पत्ते हैं वो छोटे छोटे काट लीजिए, फिर उसमें क्योंकि ऑक्सीजन होता है, यही हमारे कंपोस्ट को ग्रोथ करता है, यही हमारे कंपोस्ट को बनाता है। और आखिरी में आपको गोबर डाल देना है। गोबर को याद रखिए, आपको सूखा डालना है, कच्चा नहीं डालना है, और उसको भुरभुरा कर लेना है। फिर आपको पानी का छिड़काव कर देना है। 1.5 महीने से 2 महीने में आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। वर्मिंग कंपोस्ट होता है, वर्मिंग कंपोस्ट को हम केचुआ खाद भी कहते हैं, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट केचुआ के खाने से ये बनता है। केचुआ खाता है तभी ये बनता है, मतलब केचुए का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। और वर्मिंग कंपोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गड्ढा खोदना होगा। फर्स्ट लेयर सॉइल की होगी, सेकंड लेयर आपको सूखे गोबर डालने हैं। याद रखिए कच्चे गोबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि कच्चे गोबर में जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है। उस गर्मी को कम करने के लिए आपको 3 से 4 दिन तक पानी डालते रहना है सुबह शाम, जिससे उसकी गर्मी कम हो जाएगी। और फिर आप उस केचुए फिर आप उसमें केचुए डाल सकते हैं। फिर वो 1.5 महीने से 2 महीने में वो तैयार हो जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम न्याय गोधन योजना भी गए थे, हमने वहाँ भी बहुत अच्छे से समझा, और वहाँ फ्यूल स्टिक भी बनाए थे। वहाँ लोगों को बहुत कम दाम में भी बेचते हैं। और फिर हमने नगर पंचायत भी गया था, वहाँ लॉकडाउन में हमने बहुत डिफिकल्टीज का सामना करते हुए भी हमने वहाँ गया था और सर्वे भी किया था। हमने वहाँ से कर्मचारी से बात भी करी थी, और उस कर्मचारी से हमने पूछा था कि आपका जो नगर पंचायत में जो गाड़ी है वो कहाँ से कचरा लाती है और कहाँ इस
कचरे को डालते हैं और आप इस कचरे को सेग्रीगेट करते हैं कि नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि हम इस कचरे को सेग्रीगेट भी करते हैं और इस कचरे को हम एक पॉइंट में डालते हैं जाके, और एक कचरा जो है मार्केट और गलियों से भी लाते हैं हम, और गलियों से लाते हैं और एक पॉइंट में लाते हैं। फिर उस पॉइंट में हमने गया था और उस पॉइंट में वहाँ 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट में हमने गया था तो वहाँ एक देखा कि हमने गाड़ी जा रही थी, वहाँ उस गाड़ी का पीछा करके हमने फिर उस ड्राइवर से भी बात की कि आप उस ड्राइवर से फिर पूछे हमने कि आप इस कचरे को कहाँ से लाते हैं। उस ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने इस कचरे को मार्केट, मोहल्ले और गलियों से लाते हैं, फिर यहाँ ला के डाल देते हैं और यहाँ लाकर डाल देते हैं। फिर हमने वहाँ देखा बहुत सारी गाय वाय आ रही थी वहाँ। गाय इसलिए आ रही थी क्योंकि वो सोचते हैं कि गाय सोच रहे थे, मतलब गाय कुछ छिलके-विलके के चक्कर में आते थे और वो छिलके के चक्कर में वो कचरे भी खा जाते थे, जिससे वो चक्कर में जिससे वो मर भी सकते हैं। और हमने वहाँ देखा और हमने वहाँ ये सब समझा, और हमारे जो इस चैलेंज में बहुत ही मदद कर रहे थे हमारे लोकल पार्टनर्स हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। फर्स्ट हमारे लोकल पार्टनर्स हैं हमारे टेलर छाया एंड जया। इन्होंने हमारे लिए बहुत ही कम दाम में हमारे बैग्स बनाए थे, क्लोथ बैग बनाए थे। हम ओल्ड और अच्छे क्लोथ बैग्स बनवा रहे थे, बहुत अच्छे कम दाम में बनवा रहे थे, और हमने उसे दुकान में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था और दुकान वाले को बोला था कि आप प्लास्टिक बैग की जगह इस बैग का यूज़ करें, और लोगों को भी बोले आप इस बैग का यूज़ करें। हमारे सेकंड पार्टनर है मिस्टर विक्की मेहता, इन्होंने हमारे बहुत मदद की थी। और हमारे थर्ड पार्टनर है मिस्टर राजकुमार केसरी, इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत किया था। और मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं एक यंत्र बनाया था कचरा उठाने का मशीन, जो मैंने स्टेट लेवल तक लेके गया है और मैंने वहाँ स्टेट लेवल में भी फर्स्ट आया है। इसमें मुख्य बात ये है कि आप इसमें कचरा हाथ से न उठाकर आप इस यंत्र से उठाते हैं। बहुत 3-4 तरीकों से इसमें कचरा उठाते हैं और डस्टबिन में डाल सकते हैं, बिना हाथ लगाए इसमें कचरा उठा सकते हैं आप। और मैंने इसे ले गया और मैं इंस्पायर अवार्ड में भी सिलेक्शन हो चुका है। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपीज़ का इनाम भी मिला था इंस्पायर अवार्ड के लिए, क्योंकि आप इसमें 10,000 रुपीज़ में आप इसे यंत्र को अच्छे से बनाएं और अच्छे से वहाँ इंस्पायर अवार्ड में जाके प्रेजेंटेशन दें, इसलिए मेरे को मिला था। और आखिरी में मेरा मुख्य उद्देश्य यही मिलता है कि मैं हमेशा पॉलीथीन के खिलाफ रहता हूँ और इन्वायरमेंट के साथ रहता हूँ मैं, और पॉलीथीन को मैं बहुत से कम यूज़ करना चाहता हूँ। और हम लोग 3 RR का यूज़ कर रहे थे हम लोग इस चैलेंज में, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस। हम ये 3 RR वर्ड का यूज़ करके हम कचरे को बहुत हद तक हमने कम करने की कोशिश की है। थैंक यू। हेलो, राज हो गया ना? यस सर। ओके, थैंक यू राज। तो राज ने बताया अपनी इस जर्नी के बारे में। इस प्रतियोगिता में जो विद्यार्थियों को बहुत बड़ा एक अवसर मिला कि किस प्रकार से अपने घर, समाज और स्कूल कैंपस में वो बदलाव करते हुए कौशल, नेतृत्व और नवीनीकरण, टीम वर्क, इन सब चीज़ों को समावेश करके जो है अपना कैसे विकास कर सकते हैं, ये सब उन्होंने सीखा। मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा-सा एक लाइन में कि मेरे को मोटिवेशन कैसे मिला यहाँ। जब मैं आया था तो बहुत लोगों को नहीं जानता था। तो यहाँ पर अभी एक सज्जन थे राजेंद्र निमरानिया जी। बहुत सारे लोग जो पेंड्राकोलर से जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर जानते होंगे। तिवारी सर भी ज़रूर जानते होंगे, नरेंद्र तिवारी सर। बहुत हाँ ही जी, अच्छे, हाँ, बहुत ही अच्छे सज्जन थे। मतलब सज्जन है वो, और अभी यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो अपने भोपाल या गृह नगरी में रह रहे हैं। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और वो अक्सर मेरे पास आ जाते थे और बोलते थे कि चलिए त्यागी जी कहीं पर भी चलते हैं हम लोग पौधारोपण करने के लिए। मैं हालाँकि बिज़ी होता था, कई बार निकाल लेता था समय थोड़ा बहुत, उनको बिठाता था थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर उनके साथ चल जाते। तो वो ऐसी-ऐसी जगह ले जाते थे जहाँ पर वहाँ पर पौधे लगने की संभावनाएँ रहती थी, और बहुत ही निर्भीक और निडर थे। कभी-कभी जैसे उनको बोलना होता था कि हमारे कार्यक्रम में कलेक्टर को बुलाना है, तो तुरंत उनके बिना किसी से परमिशन लिए या पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, तुरंत पहुँच जाते थे और वो सारे काम बहुत ही तत्परता के साथ करते थे। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ, और उनका काम करने की शैली और एकदम अलग ही था, तरीका ही अलग था। वो अपने जो
जहाँ रहते थे वो श्रीमती रेणु जोगी, जो डॉक्टर रेणु जोगी हैं, उनके बंगले में रहते थे, जो पुराना वाला बंगला है, उसमें उसके बाहर जो भी रोड थी वहाँ उन्होंने इतने सारे पेड़ कर दिए थे जो पहले कभी नहीं देखने को मिलते थे। उनके आने के बाद वहाँ से ट्री गार्ड भी लगवाए और खुद ही मतलब साइकिल है तो साइकिल पे रख के चल दिए, खुद पानी दे रहे हैं, बाल्टी उठाए पूरा अपना कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिला। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के दूसरे स्टूडेंट हैं, जो एक्टिव मेंबर रहे इस चैलेंज में, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, जिसमें बहुत कुछ सीखा बच्चों ने। उसके मेंबर हैं सृजन केसरी। चाहूँगा सृजन केसरी अपनी जो है बातें रखें। Yes, sir. Thank you, sir. Good evening to all of you. My name is Srijan Keshri from Oxford Eco-Friendly Brigades. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ग्रीन गुरुकुल चैलेंज को, जो बहुत हेल्पिंग थी हमारे लिए। इधर हर हफ्ते एक नए एक्सपर्ट आते थे जो हमें बहुत मदद करते थे और हम लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिली। जैसे सबसे पहले एक्सपर्ट ने हमको ये बताया कि हाउ टू मेक कंपोस्ट, हम लोग को कंपोस्ट बनाना सिखाया। दूसरे एक्सपर्ट ने हम लोगों को जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने डब्बे का यूज किया और भी बहुत सी चीजों का यूज किया। जैसे वो लोग हमेशा डब्बे का यूज करते थे और एक कप लेके चलते थे। वो पेपर कप नहीं, एक मेटल का कप था जिसको ऐसे खोल सकते थे वो लोग, और भी बहुत सी चीजें जैसे मेटल स्ट्रॉ एंड एक्सेट्रा। और हम लोग को वो लोग बोले थे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ। तो हम लोग ने अपने आसपास देखा कि पॉलिथीन बैग्स बहुत है हमारे यहाँ। सो हम लोग ने उसको कम करने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, जिससे हम लोग ने बहुत कम किया पॉलिथीन्स को। और सबसे पहले तो हम लोग ने ये इको ब्रिक बनाई। इसके अंदर हम लोग पन्नियों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से भर दिया है और ये बहुत अच्छी चीज है। जब भी हम पन्नियों की रोड बनाते हैं तो इससे सेग्रीगेशन, पन्नियों को बांटना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा हमारा था क्लॉथ बैग्स भी बहुत अच्छी चीज है। हम लोग ने CNG टेलर से बनवाया, छया एंड जया टेलर से। ये दो यंग लेडी है जो बहुत कम प्राइस में ये बैग्स को बनाती थी। इसमें एक एडवांटेज ये है कि हम लोग को अपनी जेब में हमारे फोन रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक अलग से पॉकेट है जिसके साथ एक बटन है जिसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपना वो फोन को, जिससे रेडिएशन ना मिले हम लोग को। सो ये हमारे लिए बहुत हेल्पिंग थी। और हमारा तीसरा है मिस्टर राजकुमार केसरी, जो हमारे पार्टनर्स थे, जो बहुत सहयोगी थे, जिन्होंने ये क्लॉथ बैग्स को लिया, इनको दिया कस्टमर्स को। और हम लोग क्लॉथ बैग्स जो ओल्ड क्लॉथ थे लोगों के उससे बनाया था, ना कि फ्रेश क्लॉथ्स लिए थे। और हमारे जो लास्ट पार्टनर्स हैं वो है विक्की मेहता, ये भी बहुत हेल्पिंग थे। और जो लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, ये पॉलिथीन्स बहुत ही हार्मफुल है। पॉलिथीन्स कभी भी खत्म नहीं होती, वो कोई ना कोई कंडीशन में होती ही है हमारे पूरे पर्यावरण में। सबसे पहले अगर हम उसको जलाते हैं तो वो जलती हैं, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और भी बहुत सी तरह की गैसेस को प्रोड्यूस करती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और ये ऊपर जाके ओजोन लेयर को हिट करती हैं। हमारी ये पॉलिथीन्स की वजह से वाटर लेवल्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे और जो वाटर लेवल है वो भी कम हो रहा है और बहुत सी चीजें डिक्रीज हो रही हैं। जैसे अगर हम उसको जमीन में गाड़ते हैं तो सॉइल भी फर्टाइल नहीं रहती, वहां पे एक घास भी नहीं उग सकती। थैंक यू। थैंक यू सृजन। ये सारा बताया इन्होंने किस तरह से हम लोगों ने जुड़े रहे थे। हम भी हमारे स्कूल में अभी भी एक क्लब है, हालांकि आजकल इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। नहीं तो नेचर क्लब है हमारे, जिसका नाम है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब वनस्पति, फौना मतलब जीव जंतु। और हमने बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया जो हमारे स्कूल में है। और उसके अलावा हमारे स्कूल में जानवर भी हैं छोटे छोटे कुछ, जिसमें रैबिट्स हैं, गिनी पिग हैं, हैन है, डॉग्स हैं, पिजन है। तो ये भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए।
तो छोटे-छोटे उनकी भी सेवा करते हैं, पानी, दाना उनको दिया जाता है। और इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बस एक ही टिप्स है कि आप लोगों को सभी को जितना ज़्यादा हो सके, अब बरसात का मौसम आने वाला है, पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ लगाने के अलावा उसको सिर्फ़ लगाना एक खानापूर्ति नहीं की फ़ोटो भेज दिया लगा के, उसकी सेवा करना ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने बच्चों का सेवा करते हैं, पालते हैं, उनको पूरी उनकी खुराक का ध्यान रखते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बने, सेम पेड़ के साथ भी हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और कह सकते हैं कि हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की तरफ कुछ हम अपना योगदान कर पाएँगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी जो चारों स्पीकर्स थे उनकी जो स्पीच है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप चारों का, यश मिश्रा सर का, त्यागी सर का, सृजन और राज, आप दोनों का भी। और अंत में मैं चाहूँगी कि अब हम क्वेश्चन सेशन कर लें। जिनके भी जो भी प्रश्न हैं यश सर से आप वो विस्तार से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी सर आपको रेडी है, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर अवेलेबल है, काइंडली आस्क द क्वेश्चंस। जिनके भी जो क्वेश्चन है, सतीश सर आपके और भी जो क्वेश्चंस हैं आप अब कर सकते हैं सर। सभी स्पीकर्स की जो स्पीच है वो कंप्लीट हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास त्यागी जी से ये कह रहा हूँ और यश मिश्रा जी से, दोनों से मेरा जो एक निवेदन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक पुस्तिका, आप जो है उसकी एक पुस्तिका तैयार करें। इतना बेहतर कार्य, हम तो ये सोच रहे थे लॉकडाउन में सब मुरझाए चेहरे हैं, किनारे हो गए हैं, लेकिन आप जैसे लोग, यश मिश्रा जी हैं, विकास त्यागी जी हैं, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं कोरिया में हूँ, अपने जो है 1600 बच्चे जो मेरे संपर्क में हैं और पूरी जो टीम है, मैं उनको मोटिवेट कर सकूं तो एक पुस्तिका जो है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जहां पर बजट की कमी नहीं है और सारे बजट पर्यावरण के विकास के लिए हैं। तो आप एक आवेदन तो लगाइए विकास जी कि कोरिया से ये मांग आई है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी एक बुलेटिन प्रकाशित हो। वो बुलेटिन को हम प्रसारित करना चाहते हैं और आपके कार्य को हम आत्मसात करके इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए यश मिश्रा जी काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात बताए कि जो जीएमओ सीड है वो आगे जाके कैंसर सेल में बदल जाता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाइब्रिड हम पपीता खा रहे हैं और बहुत जो है बोल रहे हैं गजब हो गया, कितना पपीता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति शोध के साथ स्वास्थ्य को भी सुधारने की बात हो रही है। धन्यवाद। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद सतीश जी मोटिवेशन के लिए। तो एक्चुअली हमारा पेज एक चलता है मॉडल फॉर्म खजरी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हम नॉलेज देते हैं। उसमें हर वीक में 1-2 हमारी पोस्ट आती है। आप उस पेज को जरूर लाइक करें और उसका नॉलेज को आप देखें, तो वो पुस्तिका से भी बढ़ के है। दूसरा हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें गार्बेज एंजाइम हम बनाते हैं। मैं 2 मिनट की जानकारी में आपको बता दूं। गार्बेज एंजाइम हम बनाते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है। वो 90 डेज के प्रोसेस में बनता है। 3 किलो छिलका, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी का ये टोटल मिश्रण हम बनाते हैं और इसको पॉट में बांध इसको रख देते हैं और डेली इसका डब्बे का ढक्कन को हम खोलते हैं। 90 डेज में वो रेडी हो जाता है। उसको छान के हम यूज कर सकते हैं। आप उसका हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, शैम्पू यूज कर सकते हैं, घर में यदि आपको पोछा लगाना है वो भी यूज कर सकते हैं और कहीं आप तालाब या नदी में आप डालेंगे तो पानी बहुत शुद्ध हो जाता है। ये एक हमारा एंजाइम भी है जो बहुत ही बेहतर है, जो आपका जो भी कचरा वेस्ट है उसका भी हम बहुत अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा एक खासियत है कि हम अपने नालियों में भी डालते हैं। जब वो पानी में जाता है तो मच्छरों की भी समस्या कम होती है। तो ये एक हमारे छोटे-छोटे चीजें हैं जो हम इसको नेचुरल तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं और सीड बचाने की प्रोसेस में आप सब भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी आप एक देसी बीज आप लाइए, घर में पॉट में लगाइए, चाहे आप भिंडी का हो, टमाटर का, कोई भी सीड आप लेके आइए और जब वो बड़ा होता है उसमें फ्रूटिंग आती है तो आप उसका अपना फोटो डालिए, फेसबुक पे, इंस्टा में डालिए, व्हाट्सएप में डालिए और उसको सीड को बना के आप दूसरे लोगों को बांटिए।
तो धीरे धीरे हम अपने देश के बीज को इसी माध्यम से बचा पाएंगे और हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी पूरी होगी। आज मैं एक सोसाइटी में रोल मॉडल की तरह हूं मैं, जबकि एग्रीकल्चर मेरा कोई वर्क नहीं था। मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि किसानों के लिए, देश के लिए, एग्रीकल्चर बचाने के लिए काम करना है। तो आज हम सभी जगह जा रहे हैं, एक अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता है और हम एक अच्छी सेवा भी कर रहे हैं। लोग आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, टीवी चैनल्स आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पब्लिसिटी मिलेगा हमको, लेकिन ये बहुत अच्छी सेवा के साथ आपका सम्मान भी है और ये हमारे देश के एक नागरिक का फर्ज भी है, ये जिम्मेदारी भी है। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं हमारे यहाँ, जैसे किचन गार्डनिंग कोर्स है, नेचुरल फार्मिंग कोर्स है। 3 डेज का हमारे यहाँ मॉडल फॉर्म में कोर्सेज भी चलते हैं। तो वहाँ आके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कि घर पे आप वेजिटेबल्स कैसे लगा सकते हैं। छोटे-छोटे पॉट में, आपके घर पे बालकनी है उसमें, या जो किसान फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी हम नेचुरल फार्मिंग कैसे करना है, इसका भी हम ट्रेनिंग 3 डेज का देते हैं। तो आगे हमारा इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, तो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ जो केमिकल फार्मिंग हो रहा है वो नेचुरल फार्मिंग में डाइवर्ट होगा। तो किसान का लागत भी कम होगा और हमारा सबसे बड़ा ये कि हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हम स्वस्थ होंगे, हमारी देसी गाय भी बचेगी। और किसी का प्रश्न है इससे संबंधित तो आप जरूर पूछें। मिश्रा जी, ये आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं शायद आपसे परिचय है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक्चुअली ना 2007 से मैं वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले मैं मेरा एक्चुअली 300 गाँव में मेरा वर्किंग है। अलग-अलग विलेजेस में जाके हम वर्किंग करते थे, नवचेतना शिविर है, हेल्थ कैंप ये सब लगाते थे। पहले और आप मेरा मेन स्टेशनरी के उसमें थे क्या? बिल्कुल, अभी भी हूँ मैं। अच्छा, बाय अच्छा, अच्छा। हाँ, प्रोफेशन मैं पहचान मैं गया। मैं बाय बहुत दिनों से प्रोफेशन मिला नहीं मैं हूँ आपसे, हाँ, पहचान गया। बाय हाँ। प्रोफेशन बिज़नेसमैन हूँ, बट मेरा एक दूसरा ये सेवा फील्ड है मेरा। जो हमारा जी, मॉडल जी। फॉर्म है, ये इंडिया में एक ही मॉडल फॉर्म है जो इस तरह का बनाया है हमने, कि वहाँ आके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसलिए हमने ये इस कहाँ मॉडल पर है फॉर्म सर? को बनाया है इसको। ये हमारा ये सरगाँव में पड़ता है सर, यहाँ पे बिलासपुर से 30 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे में है, रायपुर में। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में है। तो वहाँ सर इंडिया नंबर से शेयर करेंगे बहुत अपना? मैंने कर दिया है इसमें ग्रुप में, नंबर आपको दे अच्छा, दिया अच्छा। है। जी, ठीक, ठीक। तो यस सर। इंडिया के अलग-अलग एरिया से हमारे लोग आते हैं, अलग-अलग स्टेट से, सीखने के लिए नेचुरल फार्मिंग कैसे करना है। बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे यहाँ आते हैं रिसर्च करने के लिए। ये रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसानों को लाभ होगा और जल्दी वो कन्वर्ट हो पाएँगे। जैसे मेरा एक रिसर्च वर्क था कि इतने 30-40 सालों से किसान उसमें केमिकल डाल रहे हैं, तो एकदम से यदि वो ऑर्गेनिक या नेचुरल करेगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हम उसको बताते हैं कि आपके लैंड पे जो केमिकल है, उसको आप क्रॉप्स लेते-लेते कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा टेक्निक है, ये पूरे इंडिया में इसका हमारा बहुत सफल रहा है, ये वाला हमारा हमारा रिसर्च है। इस तरह हम लोग बहुत छोटे-छोटे रिसर्च करते रहते हैं, जो आगे चल के क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में कोई रिसर्च नहीं होता है, कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देती है, क्योंकि इसमें उनको कोई पैसा नहीं मिलता, फायदा नहीं होता। तो हम ये बहुत सारे देश में हमारे साइंटिस्ट हैं, स्पेशली प्रभाकर राव जी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, बहुत सारे हम मिल के रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और यही चलता रहेगा तो किसानों को बहुत आसानी हो जाएगी कन्वर्शन में, केमिकल से नेचुरल में आने के लिए। यस सर। मैं आपसे कांटेक्ट नंबर चाहिए आपका। मैंने डाला था 9 एक मिनट ना फिर से मैं भेज देता हूँ या नोट डाउन कर लें आप। 989 989 33 सर 33 33 32 332 नहीं 989 33 जी उसके बाद 32 जी 575। 575। ओके, थैंक यू सर। मेरा पेज जरूर लाइक करें, उसमें इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं स्पेशली त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पेज लाइक करके वो बच्चों को वो नॉलेज जरूर दें। सर उसमें पेज सांप किस से नाम से है? रिलेटेड स्नैक्स, मॉडल फॉर्म खजरी के नाम से, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। आप जरूर उस पेज को लाइक करवाइए और उसका नॉलेज आप देखेंगे ना, सभी मतलब बहुत सारे जैसे सांप के बारे में जानकारी है, बहुत सारे हमारे क्रॉप्स के बारे में जानकारी है, मल्टी क्रॉपिंग है, बहुत सारे जो हमारे देश में बहुत सारे अच्छे-अच्छे सीड हैं, उसके बारे में जानकारी है। तो ये जरूर लाइक करें, आप देखें उसको। ठीक है सर।
जी, और हमारे कोशिश Thank you. रहती है कि ये नॉलेज हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, इसको लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तभी देश बदल पाएगा हमारा। हेलो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछे रिलेटेड। हेलो अर्थवर्म्स के बारे में कुछ है? अर्थवर्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चन बच्चों का है तो? यस मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका जो अभी प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा लगा सर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सरगांव और खजरी से जुड़े हुए हैं। वहां जी। पर लम्पी करके गांव है, वो मेरा ननिहाल है, और खजरी में आप दौलत सिंह ठाकुर वगैरह को जानते होंगे, आपके गांव तक के मैं विजिट किया हूँ। और जी, धूमा में रहते हैं वो जी। हाँ, धूमा में रहते हैं, वहीं लगा हुआ है जी, सर, जी। धूमा खजरी बासिंद सब बिल्कुल। है ना, जी। ये सब वहीं लगा जी। हुआ है। सर मैं इस माध्यम से ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2-2.5 साल पहले पानू हालदार आए हुए थे अपने पूरे टीम के साथ, और ये इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो बच्चे हैं, टीम मेंबर हैं, ये बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किए हुए थे सर। इन सब से हम प्रभावित होकर अपने विद्यालय में करीब 4 एकड़ में फलदार पौधे, यानी हर वैरायटी के पौधे, हर्बल गार्डन ये सब बनाए सर। और आज उसमें वो पूर्ण रूप से फलीभूत हो गया। उसमें आम का फल है, नींबू, संतरे, लीची, आपका जामुन, कटहल, अमरूद और फ्लावरिंग प्लांट, इस तरीके से काफी रिच हो गया। वो जो हमारा विद्यालय है उसमें पुताई हो चाहे ना हो, वो कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। वो ग्रीनरी जो है वो विद्यालय को बहुत ही सौंदर्यता प्रदान करता है सर। और हमारे विद्यालय के बच्चे खाली टाइम में या जब भी उनको लगता है तो उनका वो रिक्रिएशन सेंटर है हमारा विद्यालय का, लंच के टाइम में भी वहीं पर। तो मेरे को ये लगता है आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों से करबद्ध आग्रह करूंगा कि ये अभी हमारा जो आगामी मौसम आ रहा है बारिश का, उसमें अधिक से अधिक पौधे हमको लगाना है और उसको इस तरह से परवरिश करना है, पेड़ नहीं हम प्राण लगाबो वाला ये यदि कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आएगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से अभी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है पूरा देश, तो इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी। और हम सब लोगों को पेड़ लगाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, यही मैं चाहता हूं। और जो वर्मी कंपोस्टिंग वाला है, नेचुरल वाला, ये मैं अपने विद्यालय में पूरा प्रयोग किया हूं सर। ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है और मैं निश्चित रूप से त्यागी सर के साथ जुड़ के इन चीजों को, इस मुहिम को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं अभी पेंडा रोड में ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे पास अब बच्चों की टीम है और त्यागी सर जैसे टीम वाले बच्चे मेरे पास भी है। हम सब लोग मिलके इस एरिया में ग्रीनरी लाने में बहुत काम करने की सोच रहे हैं सर, और कोशिश करेंगे, होगा ही। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग भी पानू सर के टीम का एक हिस्सा है। हमेशा पानू सर के कार्यक्रम में हम लोग जाते रहते हैं, सहयोग करते हैं। और अभी जो एक सबसे बड़ा समस्या आप लोग देख रहे होंगे कि शहर में, गांवों में बंदरों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसका एकमात्र ही कारण है कि वहां जितने भी जंगल में हमारे फ्रूट्स के जितने भी पेड़ थे सारे खत्म हो चुके हैं। आप जंगल में जाइए, अंदर में आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी इस साल हमने 3 साल का विजन किया है कि हम जंगल में सिर्फ फ्रूट्स के ही प्लांट करेंगे। कि वो प्लांट बड़े होके फ्रूट्स आएंगे। जो बंदर शहर आ रहे हैं या जो बंदर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे बहुत हद तक हम क्लियर हो पाएंगे। उसके कारण बहुत सारे इकोसिस्टम हमारा अनबैलेंस हो रहा है और ये सब हम इंसानों की गलती का परिणाम है कि जो आज देखिए बंदर अपनी मूल भूमि से अलग होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को डिस्टर्ब कर दिया है। तो हमेशा सीड बॉल भी अब डालते हैं तो हमेशा थैंक यू वेरी मच। यस सर, और नरेंद्र तिवारी जी, विकास त्यागी जी, सब मेरे गुरुजन हैं और मुझे काफी गर्व होता है कि मैं आप लोगों के सानिध्य में चीजों को कर रहा हूँ। यस सर, आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 4 तारीख को एक वेबिनार में नरेंद्र तिवारी जी के स्कूल के मिट्टू नवागांव जी के स्कूल के लोग जुड़े थे और ये वेबिनार में, और उन्होंने सारा चीज बताया
सतीश उपाध्याय जी भी हमारे साथ है, गोपेश साहू सर भी हमारे साथ है, सारे लोग हमारे साथ है। सबको मिलके हमारे इस पर्यावरण को बचाना है और हम लोगों ने कोशिश की है सर कि हम इन अच्छे कामों को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में सहयोग पूरे संजोशनी का हमारा प्लान है और इसको MOEFCC में हम लोग भेजेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षक समुदाय और आप जैसे लोग जो रिसर्चर है इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि साउथ में और पूरे भारत के लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये काम यहाँ हो रहा है। तो हम लोग उसका शेड्यूल बहुत जल्दी तैयार करने वाले हैं और सबको इंडिविजुअली हम खबर करेंगे कि इस दिन इस जिले में इस जगह पे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी। हम नरेंद्र तिवारी जी के स्वामी आत्मानंद स्कूल भी आएंगे, मरवाही पेंड्रा में सेमरा में जो है हम विकास त्यागी जी के स्कूल भी आएंगे और मिठू नवागांव जरूर जाएंगे। और जब जिस दिन हम मिठू नवागांव जाएंगे उस दिन हम यश सर को साथ लेके जाएंगे और सर को भी आमंत्रित करेंगे, नरेंद्र सर को, कि सर आप भी आइए, क्योंकि आपने बहुत कोशिश किया। तो हम लोग की कोशिश चल रही है कि हम समय के साथ कि हम छत्तीसगढ़ में जो इतना उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, जो सतीश उपाध्याय जी बोल रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और उसको लोगों तक पहुंचाना कि छत्तीसगढ़ में भी इतना कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे आज हम लोगों को पता चला कि यस मिश्रा जी ने इतनी अच्छी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। मैं इनके पेज का फॉलोअर हूँ, उनके हर पेज को देखता हूँ और अपने बच्चों को भी बताता हूँ। काफी ज्ञानवर्धक रहता है पेज। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी को धन्यवाद कि आपके सहयोग से ये चल रहा है और कल इसका अंतिम दिन है और इसमें हम हमारे साथ में NIF के साइंटिस्ट जो है वो जुड़ेंगे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में क्लोजिंग नोट्स के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप अगर कुछ लोग फीडबैक देना चाहते हैं कि कल का प्रोग्राम किस प्रकार से, 10 दिन का कल अंतिम दिन है और 10 दिन के सेमिनार में आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका स्नेह और प्यार मेरे प्रति हमेशा बना रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे कि मैं सबको लेके अच्छे से काम कर सकूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मानो सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपसे। बोलिए सर। बोलिए सर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ में मैं प्लास्टिक हटाओ मुहिम में भी जुड़ा था और बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और लोगों के लिए मोटिवेशन भरा हुआ रहता है। तो मैं स्पेशली त्यागी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को लेके मॉडल फॉर्म हमारे जरूर विजिट करें। ये लॉकडाउन या कोरोना प्रॉब्लम हटता है, सतीश सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक बार टीम लेके हमारे मॉडल फॉर्म में जरूर आप विजिट करें। आप सभी का वेलकम है, पानू सर की पूरी टीम का, कि हम आपको और डीप नॉलेज एनवायरनमेंट में और क्या हो सकता है, क्या सुधार की हो सकता है, हम इस पे काम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग का वेलकम है, जरूर आप आए। सर एक बार सब अपना वीडियो ऑन करें, एक ग्रुप फोटो लेना है सर, मेमोरी ग्रुप फोटो लेना है, एक ग्रुप फोटो लेना है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी लोग सृजन, हाँ सर, प्रद्युमन सर थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर, गोपेश सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।